कहानी आशी अग्रवाल की है, जो एक अमीर परिवार की बेटी थी। आशी की दुनिया उसका परिवार था और परिवार की जान आशी। मगर जब आशी की शादी बिना उसकी मर्जी के देश के जाने माने खानदान के बड़े बेटे से करवा दी गई, जो रघुवंशी फैमिली से था, जो पूरे वर्ल्ड में अपने काम और जुबान के लिए फेमस था, उसे भी ज्यादा उनके बड़े बेटे आदर्श की क्रूरता के लिए जाना जाता था। अग्रवाल फैमिली ने अपनी बड़ी बेटी की शादी अनजाने में तय कर दी, मगर बाद में उनकी बेटी आदर्श के बारे में जानकर शादी के दिन ही उसे छोड़कर चली गई और इल्जाम अपनी छोटी बहन पर लगा दिया कि वह आदर्श से प्यार करती है, इसलिए वह ये शादी नहीं कर सकती है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए भाग गई। इन सब की जिम्मेदारी आशी को मानते हुए उसकी शादी आदर्श से जबरदस्ती करवा दी जाती है। कुछ सालों तक आशी सबके ताने और जुल्म सहने के बाद कोशिश करती रहती है कि आदर्श के दिल में उसके लिए प्यार जगाए, मगर आदर्श सबके सामने उसे बेइज्जत करता है। उसकी दिन रात तपस्या का कोई असर नहीं होता और आदर्श अपनी शादी की घोषणा करता है। तापसी खुश थी क्योंकि अब उसे आदर्श चाहिए था। जिस दिन यह ऐलान होता है, उसी दिन गुस्से और दर्द के कारण आशी आदर्श को ड्रग्स देकर उसे अपना बना लेती है। अगली सुबह जब सभी को आशी की इस हरकत के बारे में पता चलता है, तो सभी उसे बातें सुनते हैं। तापसी सुसाइड का नाटक करती है, जिससे आदर्श आशी के साथ रोज रात को बिस्तर पर होता था और उसे टॉर्चर करता था। आशी आदर्श का प्यार समझकर उसे सहती थी। ऐसे ही 1 महीने बीत जाते हैं और आशी प्रेग्नेंट हो जाती है। वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे लगता था कि यह बात जानने के बाद आदर्श उसकी केयर करेगा। मगर जब वो घर पहुंचती है, तो आदर्श गुस्से में उठकर सोफे से उसे एक थप्पड़ मारता है, जिससे एक पल के लिए आशी स्तब्ध रह जाती है। आदर्श की अगली बात सुनकर उसका दिल टूट जाता है। आदर्श उसे घसीटते हुए रूम में ले जाकर बेड पर फेंक देता है और दरवाजा बंद कर देता है। आशी अपने पेट को पकड़े हुए रोते हुए आदर्श को देखती है, जो उसकी ओर आ रहा था और अपने कपड़े खोल रहा था, जिसे देखकर आशी का दिल कांप जाता है। आदर्श को रोकने के बाद भी वो पूरे दिन और रात भर अपनी हैवानियत दिखाता है। वहीं आशी की बॉडी एकदम शांत थी क्योंकि उसके पास बचाने के लिए कुछ नहीं था। उसकी लोअर बॉडी से खून पूरी बेड पर फैल चुका था। वो एकटक सीलिंग को देख रही थी और आज जितनी खुश थी, उतनी ही अपनी किस्मत पर हंसी आ रही थी। वहीं दर्द के मारे आशी कुछ देर में अपनी आंखें बंद कर लेती है। सुबह जब आदर्श की आंखें खुलती हैं, तो वह सामने आशी का चेहरा देखकर एक पल के लिए पिघल जाता है, मगर अगले ही पल गुस्से से उसे खुद से दूर धक्का देकर हटा देता है। आशी सीधे बेड से गिर जाती है। आदर्श वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर आता है तो उसकी नजर आशी पर जाती है, जिसकी बॉडी खून से लथपथ थी और बेड भी खून से गीला था। खून अभी भी निकल रहा था। आदर्श आशी के पास जाकर उसके गले को थपथपाते हुए उठाने की कोशिश करता है, मगर जब आशी नहीं उठती, तो डॉक्टर को बुलाने को कहता है। तभी आदर्श के दादा आदर्श पर गुस्सा कर रहे थे। डॉक्टर आती है। डॉक्टर के आने पर आदर्श उनके पास जाता है, मगर डॉक्टर को शांति से गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी वाइफ को क्या हुआ। आदर्श के चिल्लाने पर डॉक्टर परेशान हो जाती है और कांपने लगती है। डॉक्टर को डरते देख आदर्श के दादाजी चिल्लाते हुए आदर्श से कहते हैं, तुम्हारे ऐसे चिल्लाने से डॉक्टर कुछ नहीं कह पाएंगे, तुम उन्हें डरा रहे हो, शांत हो जाओ, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। डॉक्टर डरते हुए परिवार वालों की तरफ देखती है और रघुवंश और अग्रवाल परिवार से कहती हैं कि आशी के साथ जबरदस्ती की गई है। उनकी बॉडी पहले से ही कमजोर थी, लेकिन उन्हें कुछ दवाएं दी गई थी, जिनके कारण उनकी बॉडी और भी कमजोर हो गई। इसके अलावा वो प्रेग्नेंट भी थी और कल के बाद जो कुछ उनके साथ हुआ, उसकी वजह से उनका मिसकराज हो चुका है। मानसिक रूप से भी वह काफी कमजोर है और शायद ही जिंदा बच पाएंगी। मैं पूरी तरह से सुनिश्चित कह रही हूँ। ये सब सुनने के बाद सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आदर्श बिना कुछ कहे ऊपर रूम में जाता है, जहां आशी मशीनों से घिरी हुई थी। आदर्श उसके हाथों को पकड़कर आशी के पास बैठता है। आशी धीरे धीरे अपनी आंखों को आदर्श की ओर उठाती है और फिर सामने की सीलिंग को देखने लगती है। आदर्श माफी मांगते हुए कहता है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, आशी। आशी की मां उसके पास एक साइड आकर बैठती है और आशी को देखते हुए कहती है, सुमित्रा जी, आशी बेटा, अपनी मम्मा को माफ कर देना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाए। फिर आशी के पापा बलदेव जी आते हैं और कहते हैं, आशी, अपने डैडी को भी माफ कर देना। अगर हमने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया होता, तो आज तुम्हारी हालत ऐसी नहीं होती, आज तुम्हारी हालत इतनी खराब न होती। आशी इन सब बातों को सुनते हुए चुप रहती है। तभी आदर्श के दादाजी आशी के पास आते हैं और आशी उन्हें नम आंखों से देखती है। आशी अपने हाथों को आगे बढ़ाकर उन्हें अपने पास आने का इशारा करती है।
किशोर जी आशी के पास बैठते हैं और उसके बालों को सहलाते हुए कहते हैं, क्या हुआ? आशी उन्हें देखते हुए सिर्फ इतना कहती है, मैंने एक बार कहा था कि जो मैं मांगूंगी आप मुझे देंगे। तो आज मैं आपसे एक चीज मांग रही हूँ, मुझे मसूरी जाना है। सुमित्रा जी कहती है, बेटा हम तुम्हें ले जाएंगे। आशी उनकी बात सुनकर दर्द भरी मुस्कान के साथ कहती है, वो तो आप ले जाते जब आपकी जरूरत थी, तब आपने साथ नहीं दिया, अब आपकी मदद की जरूरत नहीं है। किशोर जी आशी की बातों को अच्छी तरह समझ गए थे कि आशी मसूरी क्यों जाना चाहती है। कुछ देर में आशी दादाजी के साथ मसूरी के लिए निकल जाती है और बाकी सब उनके पीछे होते हैं। दादाजी आशी को एक कब्र के पास ले जाते हैं, जहां एक और कब्र बनी हुई थी, जो पूरी तरह से सुंदर से सजी हुई थी, लेकिन उसमें किसी की पार्थिव शरीर नहीं था। किशोर जी आशी को देखते हुए कहते हैं, आप खुश हो जाइए। आशी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, कम से कम मौत ऐसी जगह आएगी जहां पर सुकून मिले। कुछ ही देर में आशी की सांसें धीमी होने लगती है। दादाजी उसके पास आते हैं और रोने लगते हैं। आशी किशोर जी से कहती है, मुझे आपसे एक वादा चाहिए कि मेरी कब्र पर आपके अलावा कोई नहीं आएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी मौत के जिम्मेदार लोग मेरी कब्र पर आकर मुझे और तकलीफ दें। आशी यही बात आदर्श और अग्रवाल व रघुवंशी परिवार को देखकर कह रही थी। कुछ ही देर में आशी की सांसें थम जाती है। आदर्श उसके पास आकर कहता है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। फिर भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, मुझे मेरी आशी किसी भी कीमत पर चाहिए, अगर आप हो तो मुझे वो वापस दो। तभी अचानक बिजली कड़कती है। तभी एक एंजल ऊपर से आती है और यह सब देखते हुए आशी की आत्मा के पास खड़ी होती है। एंजल आशी से कहती है, तुम इतनी आसानी से उसे छोड़कर चली जाओगी? आशी जवाब देती है, तो फिर क्या करूं, अपने दर्द को और सहूं? एंजल कहती है, इस बार तुम्हारा पति इसे सह सकेगा, मैं तुम्हें उसके लिए एक मौका देती हूं। बस फर्क इतना होगा कि तुम्हें सब याद रहेगा और उसे ये सब एक सपना की तरह लगेगा। वो महसूस तो करेगा, लेकिन समझ नहीं पाएगा। नफरत भी तुमसे करेगा, सुकून भी तुम्हारे पास ही पाएगा। एंजल की बात को मानते हुए आशी खुद को तड़पते हुए देखती है, जिसने उसे तड़पाया था। CH2 आशी के दर्द का अंत। लखनऊ ट्रू सनराइज पैराडाइज होटल सबसे महंगे होटल लखनऊ का पूरे रूम बुक थे आज, क्योंकि ऐसा होटल में दुनिया के नहीं लखनऊ के सबसे बड़े बिजनेसमैन की शादी थी, जो कि बिजनेस की माना जाता है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सभी मेहमान बैठे हुए थे। आसपास सभी के लिए खाना पकवान बने हुए एक साइड लगा दिए गए थे। सभी देश के जाने माने हस्ती हैं शादी में आए थे। कोई मैं शादी को मिस नहीं करना चाहता था, चाहे वो बिजनेस पर्पज मिलना हो चाहे रिश्तेदारी बनाना, सब अपने अपने मतलब के लिए आए। अरे दूल्हे कहाँ हैं, जिनकी शादी है वही ना देखें, ये थोड़ी अच्छी बात है। जितेंद्र अग्रवाल ने आशी के पापा ने। अखिलेश जी नहाते हुए का, इतनी भी क्या जल्दी, आखिर दूल्हा है, तैयार हो, वह भी तो होगा, उसकी भी तो शादी है, आदर्श के पापा ने कहा। सुमित्रा जी आशी की मां ने आते हुए का, क्यों नहीं भाई साहब, दूल्हे को भी तो दुल्हन की टक्कर का दिखाना होगा, बदनाम तो सिर्फ हमें औरतें हो जाती है कि तैयार होने में कितना वक्त लगाते, मगर आप लोग भी कुछ काम नहीं होते उतना ही वक्त लगाते हैं आप लोग भी। इंट्रोडक्शन रघुवंशी और अग्रवाल फैमिली। रघुवंशी फैमिली के नाम: अखिलेश रघुवंशी पापा, किशोर रघुवंशी दादा, लता रघुवंशी मम्मी, आनंदिता रघुवंशी दादी, वाणी रघुवंशी बहन, माला रघुवंशी गोदली बहन, आदर्श रघुवंशी मेल लीड, जय रघुवंशी भाई। अग्रवाल फैमिली के नाम: तेजास अग्रवाल दादा, सुमित्रा अग्रवाल मम्मी, कशिश अग्रवाल दादी, तनुजा अग्रवाल बुआ, तापसी अग्रवाल सटेप सिस्टर 4, आशी अग्रवाल फीमेल लीड 5, प्रेम अग्रवाल बड़ा भाई 2, देव अग्रवाल बड़ा भाई 1, जितेंद्र अग्रवाल पापा, कृष अग्रवाल बड़ा भाई 3। तभी किसी की क्यूट और प्यारी आवाज आए तो जोका रही थी, और हम कैसी लग रहे हैं। सबने पीछे पलट के दिखा तो एक 18 साल की लड़की खड़ी हुई थी, जिसे अभी एक बेबी पिंक कलर का गाउन पहना हुआ था। उसके ऊपर बालों का बना बनाया था, कान में छोटे डायमंड, होठों पर हल्की सी लिप बाम, गले में एक सुंदर सी कृष्णा और राधे की लॉकेट। उसकी बात सुनते ही जितेंद्र जी कहे कि हमारी गुड़िया तो सबसे प्यारी लग रही है। खुश होते हुए बोली, दी से प्यारी लग रही हूं ना मैं भी। उसकी माँ उसकी बुलाए लेते हो, बुलाए, हाँ मेरा बच्चा तो सबसे प्यारा है। कुछ देर बाद सभी हाल में खड़े थे और वहां पर लड़का एक बहुत ही गुस्से से सामने खड़ी 18 साल की लड़की को गोरा था, वही वो लड़की रोते हुए सबसे कह रही थी, मैंने से कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया, पता नहीं दीदी ने ऐसा क्यों लिखा। जितेंद्र जी आगे आए और आशी को थप्पड़ मारते हुए का, कितना प्यार दिया तो मैं, तुमने हमारे प्यार का फायदा उठाया, आज तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन भाग गई शादी से, क्योंकि तुम उसकी होने वाले पति से प्यार करती थी। आज तुम्हारी गलती की वजह सबके शर्म से झुक गया है सर।
आशीष सब रोटी हुए कहते हैं मैंने जो कुछ नहीं किया सच्ची में। तभी कोई लड़की के पास चिल्लाती है जो सामने कुछ देखकर आंसू बहा रही थी। क्या देख रहे हो, सामने नजर लगाओगी क्या उन दोनों की खुशियों की फिर से? आप मुझे गलत समझ रही हो दी। मैं तो लड़की रोते हुए आगे कुछ कहा पाती तभी वो दूसरी लड़कियों के बीच में रोक के बोली। वाणी रघुवंशी कभी किसी को गलत नहीं समझते, तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। पिछली बार की तरह इस बार भी तुम मेरे भाई और भाभी को खुशी नजर लगाने वाली हो। सामने लड़की खड़ी हुई थी जिसका रन्ने से पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वो सामने खड़ी लड़की से बोलते हैं रोटी हुए थे अब ऐसा क्योंकि हर अभी हम दोनों का डाइवोर्स नहीं होना, मैं उन तलाक दूंगी। वो आदर्श मेरे अभी भी मेरे पति है। वाणी रघुवंशी आदर्श की बड़ी बहन हंसते हुए बोली कि नहीं हुआ तो हो जाएगा, क्योंकि भाई तुम जैसी लड़की को ज्यादा देर तक अपने गले में बंधत के नहीं रखेंगे। वैसे भी तुम कितनी चालबाज हो, अपनी बहन के पति को फंसाकर उनसे शादी कर ली। मगर देखो किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तापसी वापस आकर मेरे भाई की जिंदगी में और आज उनकी सगाई भी हो जाएगी। हमारा रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। दीवानी हंसते हुए बोली बचाने के लिए भी कुछ नहीं बचा आशी। आशी गुस्से में वाणी पर हाथ उठा देती है। ये सब दूर से तापसी देखते हैं और क्योंकि लास्ट वर और सब खत्म, अब आएगा बहन तुम्हें सबक सीखने में मजा। ताप्ती स्टेज पर से भागते हुए वाणी के पास जाती है और उसे उठाते हुए कहती है आप ठीक हो दी। वाणी लाल आंखों से आशी को देखते तो आशी डर के पीछे हो जाती है और रोती हुए कहती है मैंने जानबूझकर नहीं किया दी। तभी वहां पर सुमित्रा जी आए हैं और वहां पर पानी को नीचे देख गिरा। वो तब से सब पूछते क्या हुआ इनको, तो तब से रोती हुए कहती है शायद आशी हूँ मेरा वापस आना पसंद नहीं है, या शायद मैं आकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी इसलिए सबके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। तभी तो उसने वाणी दी पर हाथ उठा दिया। सुमित्रा जी गुस्से से आशी की तरफ देखती है। आशी रोती हुए कहती है मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो गलती से हो गया। इतना ही बोल पाए थे कि सुमित्रा जी उसकी एक के बाद एक थप्पड़ जड़ देता है। आशी खुद का बैलेंस नहीं बना पाती और जमीन पर गिर जाती है। आशी बॉडी सॉफ्ट और नाजुक होने की वजह से उसके होठों पर कट लगा जाता है जिसकी वजह से खून आने लगता है होठों पर से। जितेंद्र जी सुमित्रा जी के पास आगे बोल क्या हुआ, क्या तमाशा कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? सुमित्रा जी को गुस्से बोली इस लड़की का तमाशा खत्म नहीं तो कोई ना कोई ड्रामा लगाकर रहती है। आज भी पैसे तमाशा करके मेरी बच्ची की खुशियों को बर्बाद करना चाहती है। जितेंद्र जी सुमित्रा को समझते हैं गुस्से करने से कुछ नहीं होगा और इस लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं। आशी की तरफ देखते हुए बोले। आशी को सब रोता हुआ छोड़कर चले गए। आदर्श भी ये दूर से देखा था मगर आशिक की मदद करने के लिए नहीं गया। मैं आशी ने भी आदर्श को खुद की तरफ देखा हुआ देखा, एक उम्मीद से कि उसके लिए मदद करने आएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। भी उसके पास किशोर जी आए और बोले बच्चा उठो खुद। आशी किशोर जी की आवाज सुनते हुए उठाती है। आशी को उठाकर गार्डन में ले जाते हुए कहते हैं हर बार सैनी से अच्छा रिश्तों को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए, हर बार गिरने से अच्छा उसे जीना सीखो बच्चा। आशी किशोर जी की बातों का मतलब कुछ और ले लेती है और फिर उसे कुछ समझ में आता है तो वह वैसे करने का सोचती है। पार्टी में जाकर एक वेटर को कुछ पाउडर मिलाकर एक्टिंग में आदर्श की तरफ इशारा करके उसे देने को बोलता है। वाटर ऐसा ही करता है, वो ड्रिंक आदर्श को दिया जाता है। आदर्श भी बिना कुछ बोले वोटिंग पी लेता है। आदर्श को अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो वहां से उठकर अपने रूम की तरफ चला जाता है तो उसके पीछे आसी भी जाती है। आदर्श के रूम में आदर्श अपने रूम में गर्मी जब बॉडी के मारे में चल रहा तो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था मगर हो नहीं पा रहा। तभी उसे किसी के हाथ अपने कंधे पर मैसेज पीछे देखा तो आज ही थी। उसे देखकर गुस्से से बोला तुम यहाँ क्या कर रही हो? आदर्श को देखते हुए बोली मैं आपसे बहुत प्यार करते हो आदर्श, प्लीज मुझे छोड़ो मत, आपके बिना मैं मर जाऊंगी। आदर्श आशी को गुस्से में धक्का देते हुए कहता है मार जाओ जाकर, मैं तो मुझे दूर रहो। आदर्श के पास जाती है खुद को संभाल के, फिर उसको अच्छे से गले पड़ते हुए कसके रहती नहीं मैं इस बार आपको नहीं जान दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। खुद को उसके थोड़ा सा दूर करो। उसको होठों पर अपने होठों पर बहुत पैशनेट के साथ किस करने लगता है। उसे किस तो नहीं आती फिर भी उसके होठों पर बीते और सब कर रही थी जिसे आदर्श में बैठ चुका था आशी के दिए ड्रग्स के कारण। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे का साथ देने लगते हैं। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े जमीन पर पड़े होते। आदर्श खुद को आशी के टांगों के बीच एडजस्ट करते हुए उसकी तरफ देखा है और एकदम आशिक के अंदर समझ आता है जिसे आशी चीख है। कुछ ही देर में आशी की ग्राम सांसें पूरे कमरे में घुसने लगती है। आदर्श सुबह 4 बजे रुकता है खुद को शांत करने के बाद। मैं आशी आदर्श को अधुकुली आंखों से देखते हुए कहती आज आपको मैंने का लिया, कल सुबह जो भी हो वो दिखा जाएगा, मगर आज आपका प्यार मिल गया मुझे एक पत्नी होने का जो मैं 2 सालों से नहीं ले पाई थी। 2 सालों से आपकी नफरत जेल रही थी सबकी, अब और नफरत देने पड़े तो कोई बात नहीं। अपनी आंखें बंद करके आदर्श चिपकती हो सो जाती हूँ।
आदर्श अपने आदत खुली आंखों से देखा है तो कमरे में बहुत शोर हो रहा था। सामने दोनों परिवार के लोग खड़े होते, तापसी नीचे बैठे हुए रोए जा रही थी। आदर्श को कुछ समझ में नहीं आता और वो सबसे कहता है, आप लोग इतने सुबह मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं और इतना शोर क्यों, रोना दोनों मचा रखा है। आदर्श की बातों को सुन जितेंद्र जी गुस्से से कहते हैं, तुमने क्या ड्रामा लगा रखा है, मेरी बेटी से शादी का वादा करके यहाँ पर आशी के साथ क्या कर रहे हो तुम दिखाई नहीं देता। आदर्श को अपनी हालत पर और आशी की हालत पर ध्यान जाता है तो सभी उन दोनों को देखकर बाहर चले जाते हैं। आदर्श आशी को गुस्से से देख आशी को झटके से उसे उठाता है और एक थप्पड़ खींचकर लगता है मैं। आशी खुली आंखों से आदर्श को देखकर कुछ बोलते की कोशिश करती है कि उसके इस आदर्श के मरने से वह सीधा नीचे बेड से गिर जाती है, जिससे आशी की चीख निकाल जाती है। आदर्श आशी के पास जाते उसके बालों को खींचते हुए कहता है, ये सब तुमने किया ना, इतनी गिर गई तुम। आशी रोती हुए कहते, इसमें गिरी वाली हरकत क्या है, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप मेरे पति हैं, ये सब हुआ जो हमारा प्यार था। आदर्श चिल्लाते हुए, क्या तुम अपनी गिरी हरकत को प्यार का नाम दे रही हो। आदर्श की बातों को आशी रोती हुए कहती, मैं कोई गिरी हरकत नहीं किया और बार बार मेरे प्यार को ये गंदा नाम देना बंद करो, मेरा जो हक तो वह लिया है आपसे। आदर्श हंसते हुए गुस्से से बोला, तुम्हें मेरा प्यार चाहिए, अब वो मिलेगा हर रात एक दर्द के साथ जिसे तुम्हें मोड़ बेहतर लगेगी, अब देखोगी हर रात तुम अपने प्यार की हैवानियत। आदर्श कहते हुए वॉशरूम में जाकर कुछ देर में कपड़े बदलने के बाद घर से बाहर चला जाता है। वहीं आशु खुद को संभाल के बाद वॉशरूम में जाकर खुद को रिलैक्स करने के बाद रूम में आती है तो उसे वहां पर घर के सभी औरतें देखी है और मर्द भी थे, सिर्फ दोनों दादी दादा और भाई कृष के आला तपसी बैठे रो रही थी। उसको रोता अधिक सुमित्रा जी से रहा नहीं जाता और आशी की बालों को पड़ते खींचते हुए हाल मिलकर उसे पटक देती है। आशी की आह निकाल जाती है। सुमित्रा जी गुस्से में वहां से पड़ा हुआ हंटर लेकर आती और राशि से बोलते, तुम्हें इतना प्यार दे, इतना लाड किया बचपन से, और तुम्हारी बहन जब आए तुमने इसी की जिंदगी पर बात कर दी। एक बार फिर से ये कहते हो आशिक को हंटर से मारने लगती है। आशी रोटी हुए उन्हें मना करते मगर वो सुनती नहीं। आशीष सबको देता है, कोई भी उसे बचाने नहीं आता। आज ये देखकर दर्द से भारी मुस्कान उठ जाती है, दर्द भरी। आशिक शरीर में पहले से दर्द था अब, और सुमित्रा जी के मरने से बाद उसका शरीर लहूलुहान हो जाता है। आशी की नज़र जब तापसी पर जाती है तो उसके मुस्कुराहट देख लेती है, तब उसे सब समझ में आ जाता है। फिर वो किसी सब कुछ नहीं कहते। कुछ देर में आशी को मारने के बाद वहीं पर सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। धीरे से उठने की कोशिश करते उसके शरीर में बहुत दर्द होता है मगर खुद को जैसे तैसे संभल के सीढ़ियों पर चढ़ना लगता डगमगे जाए तब उसे कोई पकड़ लेता है तो आशी सामने वाले आदमी को देखते हैं जो कि उसका भाई था, कृष। आशी को देखते कृष्णा की आंखों में नमी आ जाती है। वो उसे गोद में उठाकर उसके कमरे में छोड़कर उसके पास बैठ जाता है। आशी रोते हुए बोली, भाई आप कब आए। कृष, आज सुबह आया, मुझे पता था मेरी छुटकू को मेरी जरूरत थी इसलिए। आशी, भाई मैं काया में सच में बुरी हूँ जो मुझे कोई प्यार नहीं करता। कृष, तुम बुरी नहीं हो, बस सब अंधे हैं जो तुम्हारा प्यार और तकलीफ नहीं दिखती। अब तुम दवाई लेकर आराम करो, मैं बाद में मिलने आऊंगा। तापसी भी खुशी थी क्योंकि अब उसे आदर्श चाहिए था और जिस दिन ये ऐलान होता है उसी दिन गुस्से और दर्द के कारण अशी आदर्श को ड्रग्स देकर उसे अपना बना लेती है। अगली सुबह जब सभी को अशी के इस हरकत के बारे में पता चलता है सभी उसे बातें सुनते हैं। तापसी सुसाइड का नाटक करती है जिससे आदर्श अशी के साथ रोज रात को हम बिस्तर होता था उसे टॉर्चर करने के लिए और अशी आदर्श का प्यार समझकर उसे सहती थी। ऐसे ही 1 महीने बीत जाते हैं। आशी को कुछ दिनों से अपनी तबीयत ठीक नहीं लगती तो वो डॉक्टर के पास जाती है और अशी को पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे लगता था कि ये बात जानने के बाद आदर्श उसकी केयर करेगा। वहीं तपसी भी किसी कम से हॉस्पिटल आई थी। जब वो अशी को गैनकोलॉजी के पास जाते हुए देखकर उसके पीछे जाती है तो डॉक्टर की बातों को सुन गुस्से से वहां से निकलकर खुद से बोली, मैं तुम्हारी हर खुशी छीन लूंगी और ये मनहूस बच्चे को तो इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। ये कहते हुए हंसते हुए किसी को फोन करके कुछ कहती है, फिर फोन कट करने के बाद बोलती है, घर पर आओ प्यारी बहन, अच्छा स्वागत होगा तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का जो कभी भी इस दुनिया में नहीं आएगा मेरी बदौलत। रघुवंशी मैंशन। जब अशी वो घर पहुंचती है तो आदर्श गुस्से उठाकर सोफे से उसे एक थप्पड़ मारता है जिसे एक पल के लिए अशी स्तंभ रह जाती है और आदर्श की अगली बात को सुन उसका दिल टूट जाता है। आदर्श उसे घसीटते हुए उसे रूम में ले जाकर उसे बेड पर फेंक कर दरवाजा बंद कर देता है और वहीं आशी अपने पेट को पकड़कर रोते हुए आदर्श को देखती है जो उसकी ओर आ रहा था अपने कपड़ों को खोलते ही, जिसे देखकर अशी का दिल कांप जाता है। आदर्श को रोकने के बाद भी वो पूरे दिन से रात तक उसे अपनी हैवानियत दिखता है। वहीं अशी की बॉडी एकदम शांत थी क्योंकि उसके पास बचाने को कुछ नहीं था। उसकी लोअर बॉडी से खून पूरा बेड पर फैल चुका था। वो एक तक सिली को देखकर आज जितनी खुश थी उतत अपनी किस्मत पर हंसी आ रही थी।
वाही दर्द के मारे कुछ देर में अपनी आंखें बंद कर लेती है। सुबह जब आदर्श की आंखें खुलती हैं तो अपने समाने अशी का फेस देखकर एक पाल के लिए पिघल जाता है। मांगे अगले पल गुस्से से उसे खुद से दूर धक्का देकर दूर कर देता है। वही अशी सीधा नीचे गिर जाती है। बेड से आदर्श वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर आता तो अशी पे नजर जाती है जिसकी बॉडी खून से लथपथ थी और बेड भी गीला था, खून से खून अभी भी निकल रहा था। आदर्श अशी के पास जाकर उसके गलों को थपथपते हुए उठता है। मांगे अशी नहीं उठती तो डॉक्टर को आने को कहता है। वहीं नीचे आदर्श के दादा आदर्श पर गुस्सा कर रहे थे, तभी डॉक्टर आती है। डॉक्टर के नीचे आने पर आदर्श उनके पास जाता है मगर डॉक्टर को शांति करो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है मेरी वाइफ को क्या हुआ। उनके आदर्श के चिल्लाने पर डॉक्टर चट जाती है। अंदर से कांपने लगते हुए डॉक्टर को डरता देख आदर्श के दादाजी चिल्लाते हुए आदर्श से कहते तुम्हारे ऐसे चिल्लाने से डॉक्टर कुछ नहीं कहे कि तुम उन्हें डरा रहे हो, शांत हो जाओ, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। डॉक्टर डरते हुए सबकी तरफ परिवार वालों की तरफ देखती हो और रघुवंश और अग्रवाल परिवार से कहती है वो जो मिस है उनके साथ जबरदस्ती हुई है, वह भी कोई बात जिससे उनकी बॉडी पहले से व्यक्ति मगर उन्हें कुछ दवाई दी गई थी जिनकी वजह से उनकी बॉडी और भी ज्यादा वीक हो गई और ऊपर से वह प्रेग्नेंट थी और कल के बाद जो उनके साथ हुआ उनकी वजह से उनका मिसकराज हो चुका है और मेंटली काफी वीक है, वो शायद ही जिंदा बच पाएंगे। मैं 100% सोर्स के साथ कह रहे हैं। वही यह सब सुनने के बाद सबके पैरों के ताजा जमीन की सो गई थी। वहीं आदर्श बिना कुछ कहे ऊपर रूम में जाता है जहां आशी मशीनों से गिरी हुई थी। आदर्श उसके हाथों को पकड़ आशी के पास बैठता है तो आशिक अपनी आंखों को धीरे से आदर्श को देखते हैं और फिर सामने सीलिंग को देखने लगती है। आशी से माफी मांगते हुए रोती हुए कहते प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ आशी। आशी की मां उसके पास उसके एक साइड आकर बैठते और आशी को देखते हुए कहती है सुमित्रा जी आशा बेटा अपनी मम्मा को माफ कर देना, मैं आपको बचा नहीं पाए। कभी आशी के पापा बलदेव जी आते हैं और कहते हैं आशिक अपने डाटा को भी माफ कर देना, अगर हमने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया हो तो आज तुम्हारी हालत में तुम इस हवन के साथ नहीं भेजो होता तो आज ही तुम्हारे साथ हालत नहीं होती। अशी उन सभी बातों को सुनते हुए कुछ नहीं रहती है। तभी आदर्श के दादाजी अशी के पास आते हैं तो आशी उन्हें देखते हैं नम आंखों से। आशी देखते हुए अपने हाथों को आगे बढ़कर उन्हें अपने पास आने का इशारा करती हूँ। किशोर जी आशी के पास बैठते हैं, उसके बालों को सहलाते हुए कहते क्या हुआ। आशी उनको देखते हो सिर्फ इतना कहते अपने एक बार बोला था ना जो मैं मांगू मैं आप वो मुझे देंगे, तो आज मैं आपसे एक चीज मांग रही हूँ, मुझे मसूरी जाना है। सुमित्रा जी कहते बेटा हम तुम्हें ले जाएंगे ना बच्चा। उनकी बात तो क्वेश्चन ऐसी उनके दर्द भरी मुस्कान देते हुए कहती है वह तो आप ले जाते जब आपकी जरूरत थी, तब आपने साथ नहीं दिया, अब आपका मदद की जरूरत नहीं है। किशोर जी ऐसी की बातों को मतलब अच्छे से समझ गए थे कि आशी मसूरी क्यों जाना चाहती है। कुछ देर में आज दादाजी के साथ मसूरी के लिए निकल जाती और बाकी सब उनके पीछे। दादाजी आशी को एक कब्र के पास ले जाते हैं जहां पर एक और कब्र बनी हुई थी जो पूरी तरह सुंदर से सजा हुई थी मगर उसमें किसी की पार्थिव शरीर नहीं था। किशोर जी आशी को देखते हुए कहते हैं आप खुश होना, ऐसी मुस्कुराते हुए कहती है हाँ, काम से कम मौत ऐसी जगह आएगी जहां पर सुकून मिले। कुछ ही देर में आशी सांस धीमी होने लगती है। तुम्हें दादाजी उसके पास आते हैं, अब ठीक हो जाओगे, खूब रोने लगता है। आशी किशोर जी से कहते हैं मुझे आपसे एक वादा चाहिए कि मेरी कब्र पर आपके अलावा कोई नहीं आएगा, क्योंकि मैं नहीं जाती, मेरी है मौत के जिम्मेदार जो लोग वो मेरी कब्र पर आकर मुझे और तकलीफ दे। वही सब आशी आदर्श और अग्रवाल और रघुवंशी फैमिली को देखकर कर रही थी। मैं कुछ ही देर में आशी की सांस भी नहीं होते होते थम जाती है। हमें आदर्श उसके पास आपके सीखने हुए कहते तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, फिर भगवान के ऊपर हाथ जोड़ते हुए कहता है मुझे मेरी आशी किसी भी कीमत पर अगर आप हो तो मुझे वह वापस दो। वही एकदम बिजली कड़कती है। तभी एक एंजल की ऊपर से आती है और यह सब देखते हुए आशी आत्मा उसके पास खड़ी होती है। एंजल आशिक को कहती है तुम इतनी आसानी से उसे छोड़कर चली जाओगे। आशी तो फिर क्या करूं अपने दर्द को और साहू, इस बार तक तुम नहीं तुम्हारा पति सहेगा, इस बार तुम्हें उसके लिए एक मौका देती हूं। बस फर्क इतना होगा कि तुम्हें सब याद होगा और उससे वह एक सपना की तरह दर्द याद आएगी जिससे वह महसूस तो करेगा मगर समझा नहीं पाएगा, नफरत भी तुमसे करेगा, सुकून भी तुम्हारे पास ही पाएगा वह। CH3 रीबत और हैवानियत। आदर्श की हेलो फ्रेंड्स, किसी ने कहा था कि मेरे पहले और सेकंड चैप्टर असली में तो ये कंफ्यूजन में क्लियर कर दे। तो पहले चैप्टर वो इंट्रोडक्शन का, दूसरा चैप्टर आपने पढ़ा उसमें कुछ पार्ट जो पहले चैप्टर में नहीं होंगे। गर्ल्स आप लोग कहते हैं रोज डेली चैप्टर डाली, उसके लिए एक कहानी का मूड भी तो होना चाहिए, कोई आइडिया भी तो होना चाहिए कि आगे में क्या डालें। अगर आपको नई इंटरेस्टिंग स्टोरी चाहिए, लेखक को थोड़ा समय भी चाहिए होता है थोड़ा सोचने के लिए, वरना वहीं कई कहानी मिलेगी जो हर कहानी में मिलती है आपको सेम स्टोरी।
अब कहानी पर जब आज ही धीरे धीरे अपनी आंख खोल के आसपास के नज़ारे को ऑब्जर्व करती है तो उसे कुछ अजीब लगता नहीं है, क्योंकि उसे पता था उसको एक मौका मिला है। जब आशी उठाती है तो उसे अपने शरीर में बहुत पेन होता है। आशी को दर्द होता है तो वह अपने शरीर की तरफ देखते इस वक्त उसने एक रेड कलर की हल्की सी नाइटी पहनी थी, मगर उसके अपनों के दिए जख्म अभी भी उसके शरीर पर साफ देखे जा सकते थे। कैलेंडर की तारीख पर देखी है, आज वो दिन था जब उसको सब कुछ बर्बाद होने पर आ चुका था। आशी खुद के दिमाग पर जोर ना डालते हुए सोचती है कि आज क्या हुआ था। आशी को याद आता है आज दूसरा दिन है जब उसकी मां ने उसे हंटर से मारा था। उसके निशान उसके शरीर पर अभी भी थे और उस रात के बाद आशीष से कोई मिलने नहीं आया सिवाय किशोर और उसके भाई कृष के। एक आदमी और भी आता था जो तो उसका पति आदर्श, प्यार दिखाने नहीं अपनी नफरत दिखाने हर रात उसके साथ हैवानियत करता था। आशी व्यंग से मुस्कुराते हुए कहती है, हम तो बर्बाद हो गए सनम, तुम्हें भी आबाद नहीं होने देंगे, हमारा सब कुछ छीन के तुम खुश हो, ये खुशी तुम्हारे पास ज्यादा समय तक हम रहने नहीं देंगे। ज्यादातर अपने अतीत के बारे में याद करते हुए आज आशी को अफसोस हो रहा था क्यों उसने अपने सपनों और खुशियों को बर्बाद के सिर्फ इन मतलबी लोगों के लिए। आशी अपने आंसू पहुंचने हुए कहती है, अब नहीं, अब हम अपने सपनों को भी पूरा करेंगे और अपनी खुशियों को भी, उसके बीच में किसी को नहीं आने देंगे। इस बार कोई भी हमारा रास्ता नहीं रोक पाएगा। इस बार यह आशी वो आशी नहीं होगी जो सबके सामने प्यार के लिए झुकता थी, तरसती थी, बल्कि सबको अपने प्यार के लिए तरस आएगी, रुलाएगी, उनकी जिंदगी उसके साथ खेलेगी। खेल मेरा होगा, मोर भी मेरे मगर खिलाड़ी कोई और, सारे चले मेरी होगी मगर दिखेगा कोई और चलते हुए। क्योंकि इस आशी ने सिर्फ लोगों से धोखा देना सीखा है, प्यार के बदले नफरत, विश्वास और भरोसे के बदले धोखा। ये कहते हुए आज अपनी आंखों को बंद कर लेते क्योंकि उसकी बॉडी अभी आराम मांग रही थी। रात के 9 बजे पूनम जी जो घर की केयरटेकर थी और भरोसेमंद किशोर जी की एक नौकर थी जिनकी उम्र 50 से आसपास थी, उनकी शादी नहीं हुई थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए वो आशिक अपनी बच्ची मानती थी। इसलिए किशोर जी ने आशी की देखभाल के लिए उन्हें कहा था। वह भी एक माँ की तरह आशी का ख्याल रखती थी। आज भी वो उसके जख्मों पर मरहम लगाकर, उसकी खाना खिलाकर, दवाई देने के बाद, उसे सुलाने के बाद तब कमरे में से जाती है जैसे एक बच्चे मन के लिए करती है। कभी कभी दिल के रिश्ते बड़े हो जाते खून के रिश्तों से। वही रिश्ता आशी पूनम जी में था। रात के 10 बजे से 10:30 बज रहे होंगे तभी आशी के कमरे में कोई आता है। दिखने में कोई मस्कुलर, अट्रैक्टिव, हैंडसम पर्सनैलिटी का मालिक लगा रहा था। इस वक्त उसका पूरा चेहरा रेड हो रखा था, ज्यादा नहीं मगर हौकियाई रोशनी में दिखाई दे रहा था। वो कमरा में आते हैं, उसे बेड पर अप्सरा जैसी लड़की दिखाई देती है, उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है, उसके बगल में बैठकर उसके बालों को हटाता है तो उसका सुंदर सा चेहरा जो कि पीला पड़ चुका था कमजोरी के मारे वह दिखता है। वह आदमी लड़की के चेहरे को देखते हुए कहता है, देखकर पता नहीं क्यों सुकून मिल रहा है, जिस चीज से नफरत थी, जिसके छूने से नफरत थी, आज उसे ही देखकर सुकून मिल रहा है। सामने बेड पर लेटी कोई और नहीं आशी थी और उसके बगल में बैठा हुआ उसका पति आदर्श। आदर्श आशी के फेस को देखते हुए खुद से ही कहता है, आज तुम्हारे होने से फर्क पड़ा है, जो दिन में बेचैनी थी सुबह से वो काम हो रही है, पता नहीं क्या हो गया है मुझे आज, मगर जो भी है अब तुम मेरा सुकून हो। भले ही मैं तुमसे नफरत करता रहूं मगर तुम्हें खुद से दूर तो जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरा सुकून बन रही हो जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहते हैं आदर्श की नजर आशी के पिक लिप्स पर चली जाती है जो कि इस वक्त साइन कर रहे थे, एकदम जूसी लिप्स की तरह। आदर्श को अपना गला सूखता हुआ महसूस होता है। आशी को देखते हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है मगर नहीं हो पाता तो वह जल्दी से आशी के लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है। अचानक से ऐसे करने से आशी घबरा के अपनी आंखें खोलती है। आशी जब अपने सामने आदर्श को देखते हैं तो घबरा जाते और खुद से दूर धक्का देने करती है। आदर्श उसके हाथों को एक हाथ से पकड़ लेता है, दोनों हाथों को। आशी अपना चेहरा इधर उधर फैल करती है तो आदर्श उसके अपने हाथों से चेहरे को मजबूती से पकड़ लेता ताकि उसे किस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आदर्श का ऐसा करना आशी के जख्मों को कुरेद रहा था जिससे उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। आदर्श आशी के होठों को डीप किस कर रहा था, कभी स्मूच कर रहा था, कभी शक कर रहा था, कभी वाइट कर रहा था। आशी दर्द से चटपटा रही थी मगर मजल आज आदर्श उसे छोड़ दे। जो आशी बॉडी वैसी कमजोर थी, आशी जानती थी उसके स्ट्रगल करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए अपनी बॉडी छोड़ देती है, ढीली आदर्श को जो करना है वो करने देती है। आशी आदर्श को एक तक देखते हुए मान में रहती है, आज आखिरी बार है जब तुम मेरी बॉडी से खेल रहे हो आदर्श, आज तुमने जो करना है कर लो। वो आशी तो मार चुके जो तुमसे प्यार करती थी, यह आशी की सिर्फ बॉडी बच्ची है जिसे तुम पा रहे हो, क्योंकि उसके तो रूह पहले ही खत्म कर दिया तुम लोगों ने। कुछ देर में आदर्श आशी के ऊपर से हटा है और अपने कपड़ों को रिमूव करने लगता है। इस वक्त सिर्फ वह अपने अंदर गारमेंट में था। आदर्श आशी के पास जाता है जो अपनी आंखें बंद की हुई थी।
आदर्श प्यार से कहता है आशी अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो। आशी अपनी आंखें खोले बिना ही रहते तुम्हें जो करना है करो और मेरे कमरे से निकले यहां से। आशी की बात सुनकर आदर्श को गुस्सा आता है। आदर्श गुस्से से कहता है आशी आखिरी बार बोल रहा हूं अपनी आंखें खोलकर मुझे देखो। आशी मुस्कुराते हुए अपने आंखें खोलकर कहते हैं लो खोल ली, क्या दिखाना चाहते हो। आदर्श गुस्से से कहते हैं आंखें मत बंद करना, मुझे देखो, मुझे फील करो। आशी रोती हुए कहती है क्यों देखूं मैं तुम्हें, मेरे देखने से तुम रख कर जाओगे, अपने आंसू देखकर रख कर जाओगे, मेरा दर्द देखकर रख कर जाओगे। नहीं ना, अब क्या फूल करूं जब मेरे अंदर फीलिंग नहीं बची। फीलिंग तो आप सबने मारा दी पहले। शरीर बचा है जिसकी मुझे जरूरत नहीं। नहीं ऐसी जिंदगी की, जो करना है करो, फिर यहां से निकाल जाओ। वैसे भी कुछ दिनों में आपको आपका प्यार मिल ही जाएगा, उसे शादी करके खुश रहना और मुझे दूर। आशी की बटनों को सुन आदर्श को गुस्सा आता है। वो जबरदस्ती आशी के कपड़ों को फाड़ के उससे अलग करता है और उसके साथ जबरदस्ती उसकी बॉडी पर किस बीते करने लगता है, जिससे आशी को दर्द होता है। कुछ देर में आदर्श आशिक के अंदर इंटर करता है। सामने की वजह से आशी थर्ड टाइम था, वो उसकी जोर से चिक निकाल जाती है। आदर्श पूरी रात आशी के साथ वाइडली बिहेव करता है। रात के 10:30 बजे से जो आदर्श ने इंटीमेट होना शुरू किया था आज की के साथ सुबह वो 5 बजे रुकता है और आशी के बगल में जाकर लेट जाता है, उसे बाहों में भरकर। आशा भी पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी। आदर्श को देखकर मन में रहती है आज से जब आपकी आंख खुलेगी तब मेरे बदले की शुरुआत होगी। जितना आप मेरे करीब आएंगे उतना मैं आपको दर्द पहुंचाऊंगी, देखना। अगली सुबह 8 बजे आशी बेड पर बैठकर रो रही थी। किसी की रन्ने की आवाज सुनकर आदर्श अपनी आंख खोलकर अपने बगल में बैठे अपनी बीवी को देखा है, जो इस वक्त रो रो के अपनी आंखें और नाक पूरी संजली थी। आदर्श बैठते हुए कहता है ये सुबह सुबह रोना धोना क्यों कर रखा है। आशी रोती हुए आदर्श की तरफ देखते हुए कहती है प्लीज आप यहां से मेरे कमरे में से चली जाए अभी के अभी। आदर्श गुस्से से कहता है क्या ड्रामा लगा रखा है, सुबह सुबह जो हुआ नॉर्मल सी बातें पति पत्नी में होता है, और वैसे भी तुम नहीं तो पहले शुरुआत की थी इसकी। आशी भी गुस्से से कहती है पति पत्नी नॉर्मल होते तब करते, और मैंने जो किया प्यार में किया, मगर आपने किस हक से किया, पति का हक तो कभी निभाया नहीं आपने। आदर्श गुस्से से कहता है तुम ही तो मेरा प्यार चाहिए था, फिर ड्रामा क्यों। इसलिए तो मेरे करीब आए, मेरे साथ रिश्ता बनाया, अब जब दे रहा हो तो तुम्हें दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, ये ड्रामा करना बंद करो। आशी मुस्कुराते हुए कहा मुझे चाहिए था, क्योंकि मुझे लगता था ये सब करने से तुम्हारा प्यार मिलेगा, तुम्हारा साथ मिलेगा, तुम्हारी केयर मिलेगी, एक पति का प्यार मिलेगा। मगर मिली क्या नफरत, गुस्सा और दर्द। जब यही सब करना था सबको तो मेरी जिंदगी में तुम्हें लाए क्यों। मैंने तो नहीं कहा था मेरी शादी तुमसे करवाई, मैंने कभी नहीं कहा था मैं तुमसे प्यार करती हूँ, फिर भी रिश्ता निभाया 1 साल तक, और अंत में क्या मिला, दर्द तकलीफ। ना मुझे मेरी जिंदगी जीने के लिए किसी का सपोर्ट मिलेगा, ना कभी प्यार, बस दिल में दर्द और डर के अलावा कुछ नहीं रहेगा मेरे पास। कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी इस दर्द और डर के मारे। फिर से कोई अपना दर्द और डर धोखा देकर ना चला जाए, फिर से हिम्मत नहीं बचेगी किसी रिश्ते को संभालने के लिए मेरे पास। तापसी के आने के बाद हर गलती की सजा उनकी मुझे मिली। क्या गलती थी मेरी, मैं नहीं कहा तुमने हॉस्टल में जाकर रहने को, मैंने नहीं कहा था परिवार से दूर रहने को, मैंने नहीं कहा था शादी से जाने को, मैंने नहीं कहा था मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उनकी एक चिट्ठी मिली, सबने उन्हें सही माना और मुझे गलत, मेरे किसी ने बात नहीं मानी, तुम्हारी साथ शादी कर दी और अंत में वह वापस आए तो उनके साथ क्या हुआ, अर्जुन के पास उनका करियर है और अब तो तुम्हारी भी शादी उससे हो जाएगी, तुम दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए सही हो जाएगी। मगर मेरी जिंदगी किसी ने नहीं सोची, बर्बाद कर दी मिलकर। कभी सच जाने की किसी ने कोशिश की, वह क्यों गई और वापस क्यों आए नहीं, उन्होंने जो कहा सबने सच मान, और मैंने जो कहा एक नाटक एक ड्रामा मानकर सजा दी हर बार। मेरे सारे सपने तोड़ दिए, जीने की वजह छीन ली, जिस रिश्ते को बचाने चाहते अंत में वह भी नहीं रहा, और तुम कर रहे हो मैं बर्बाद किया सबके जिंदगी, नाटक के ड्रामा किया। क्या गलत किया मैंने, अपने पति से अपना हक मांगा, नहीं मिला तो उसे अपने के लिए बस एक गलत रास्ता बनाया, फिर भी सजा मिली, बिना किसी ने मेरा दर्द जाने सजा दी। तापसी के आने के बाद तुम दोनों की सगाई अनाउंसमेंट कर दी, मगर कभी सोचा अगर वो मेरे लिए गई थी तो फिर उन्होंने सगाई के लिए हाँ क्यों कहा, किसी ने नहीं सोचा। अपने पत्नी का हक लिया तो मम्मी सजा दी, अपने गांव को दिखाए हंटर वाले जो सुमित्रा जी ने उसे दी मारा था। मॉम तो दोनों की थी ना, वो हमारी सजा, मगर मुझे मिली, मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है। ये कहते हो आशिक बेड से उठाती है धीरे से और वॉशरूम की तरफ जाने लगती है, उसके कदम डगमगाते हैं। आदर्श उसकी मदद करने के लिए आता है तो आशी अपने हाथ दिखाकर रहती है, आदत डालनी होगी तो अभी से डालनी है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, अब वैसे भी अलग रहना है ना अकेले रहना है, तो आदत तो डालनी होगी।
अगर अभी भी आदत नहीं डाली तो सबके साथ रही तो सब सोचेंगे सिंपैथी ले रही है, यह वापस जिंदगी में आने की कोशिश कर रही है और मुझे किसी के अब कोई मदद नहीं चाहिए, कहते हैं आशी वॉशरूम में चली जाती अपने कदमों से। वही आदर्श उसे जाता हुआ देख रहा था। आशी की वॉशरूम में जाने के बाद आदर्श कई बातों को सोता है और किसी को फोन मिलाकर कुछ इंट्रोडक्शन देता है और फिर फोन रख देता है। आदर्श वॉशरूम को घूरते हुए कहता है, गलती मेरी थी जो तुम्हें समझ नहीं पाया, मगर क्या करूं, मजबूरी थी मेरी भी कुछ, जिस वजह से तुझे अपना के भी अपना नहीं पा रहा था, मगर आप ऐसा नहीं होगा, अब तो तुम मेरा सुकून बन गई हो जान, अब तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा, ना किसी को तुम्हें दर्द पहुंचाने दूंगा, तुम्हारी खुशियों वापस लौटाऊंगा, मैं तुम्हें हर हक दूंगा पत्नी का। आशी वॉशरूम में आकर शावर के नीचे खड़ी हो जाती है और एक तक अपने गांव को देखते हैं जो रात को आदर्श के दिए गए हुए थे और साथ में जो पुराने रहती है खुद से, भले ही मेरे इमोशंस जो मैंने अभिव्यक्ति चाहे तुमसे बदला लेने के लिए क्या हो, अगर फीलिंग सच्ची थी मेरी आदर्श, मगर इन सब बातों का कोई फायदा नहीं, मैं अपने बदले के रास्ते पर चल चुकी हूं, जिसकी शुरुआत मैंने तुमसे करी है, भले ही पहले निशाना तुम नहीं तापसी दी है, मगर मोहर तुम बनोगे उनकी बर्बादी का। ऐसी हंसते हुए कहते, तैयार रही होगा मेरा तोहफा लेने के लिए तापसी, आपने मुझे बहुत कुछ दिया, अब बारी मेरी। इस हॉट ब्रोकन रीबर्थ वाइफ की बदले की शुरुआत हो चुकी है। सबकी तरह मैं भी अपनी मासूमियत के पीछे वो चेहरा छुपाऊंगी जो सबकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काम आएगा। इस जंग में ना अब मैं अपना देखूंगी ना पराया, बदले की जंग में सब होंगे मेरा शिकार। आखिर एक मासूम की जिंदगी भी तो सबने मिलकर बर्बाद की थी ना। लाइक, कमेंट, शेयर एंड रिव्यू देना ना भूली गए। जज 4 तापसी का झूठा आया सबके सामने। आशी के जाने के बाद आदर्श भी अपने स्टडी रूम वाले बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। वही आशी आगे के प्लानिंग के बारे में सोच रही थी, कैसे किसको सजा देनी है। आशी अपने पास को याद करके बोली, जो रीबत के पहले हुआ था कि जैसे आपने खुद से प्यार करना सिखाए, मेरी खुशियों को राख में बदलकर जहन्नम जैसी जिंदगी बना दी, एक रिश्ते को निभाने और बचाने के चक्कर में मैंने सब कुछ दांव पे लग दिया, तो अब आपके बारी, अब आप मेरा मोहरा बनेंगे और आप सबसे बदला लेंगे मेरा। जैसे सबके खेल का मोहरा मैं बनी, इस बार चला मैं चलूंगी, सबकी नजरों में देखोगे आदर्श मेरा मोहरा बनेंगे सब। कुछ ही देर में आशी शावर लेने के बाद कमरे में आ जाती है, इसी के साथ आदर्श खाने की ट्रॉली लेकर आता है। आदर्श आशिक को देखा ही रह जाता है क्योंकि इस वक्त आशी ने एक व्हाइट कलर का साड़ी पहनी हुई थी, नेट की, उसके ऊपर स्लीवलेस ब्लाउज, गले बालों को टावल से लपेट कर रखा था। आशी आदर्श को इग्नोर करके ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर बैठ जाती है। बालों को हेयर ड्रायर से सूखने के बाद हाथ में व्हाइट चूड़ियां, एक हाथ में वॉच के साथ गले में मंगलसूत्र के जगह चैन, होठों पर लिपिबाम, माथे पर नाग वाले बिंदी, आंखों में गहरा काजल, कानों में झुमके। वही आदर्श एक तक जो आशी को देख रहा था, आशी को बाहर जाते देखा उसे पूछता है, कहाँ जा रही हो तुम, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कमरे में रहकर आराम करो आशी। आशी दरवाजे तक पहुंची है थे कि आदर्श ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए गुस्से से कहा, मैंने कहा ना कहीं नहीं जाओगी तुम। आशी अपना हाथ छोटाते हुए आदर्श से नॉर्मली बोली, मुझे किसी काम से बाहर जाना है, हाथ छोड़ो मेरा, और झूठी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। आशी हाथ छुड़ाने हुए कमरे से बाहर चली जाती है और आशी का जवाब सुनकर आदर्श गुस्से में आशी के पीछे जाता है। आशी नीचे सीढ़ियों से उतरती है तो उसे सोफे पर रघुवंशी और अग्रवाल फैमिली बैठे हुए दिखती है। एक बार उनको देखकर वह वापस सीढ़ियों से उतरते हुए बाहर की तरफ जाने लगती है। तभी बाहर से तापसी आती है, वह आशी को ऐसे जाता देख उसे रोकने हुए कहते हैं, आशी से तुम कहाँ जा रही हो बिना बताए किसी को। आशी तापसी को देखते हैं जो मासूम सा फेस बना उसके सामने खड़ी हुई थी और सभी घर वाले उन दोनों को ही देख रहे थे। आशी रहती है, आपको किसी ने बताया नहीं जब कोई बाहर जाता है कि टोकते नहीं। तापसी उदास सा चेहरा बनाकर हुए कहती है, सॉरी मैंने तुम्हें टोक, मुझे नहीं पता था मेरे टोकनी से तुम्हें बुरा लगा जाएगा। आशी बाहर जाने के लिए मुड़ती है कि तभी उसे सुनीता जी के गुस्से से भरी आवाज आती है। सुनीता जी गुस्से से कहती है, क्या बदतमीजी है तापसी से बात करने की, अभी के अभी माफी मांगो उससे। आशी एक गहरी सांस लेकर सबकी तरफ देखती है और बिना कुछ कहे जाने लगती है कि तभी उसे सुनीता जी की आवाज आती है जो आशी से कह रही थी कि तुम दिन ब दिन बदतमीज के साथ बेशर्म होती जा रही हो, तुम्हारे ऐसे बिहेव करने से तुम्हें माफी या आदर्श नहीं मिलेगा। आशी सुनीता जी की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे अब इस बारे में बात नहीं करनी, मुझे भी जरूरी काम है, मैं आकर आपसे बात करूंगी, अभी मुझे जाने दीजिए। तापसी जब देखी है आशी ऐसी ही जा रही है तो वह रोकने के लिए आशी का वो हाथ पकड़ लेती है जिसमें ज्यादा घाव थे मगर पाले की वजह से किसी को नहीं दिख रहे थे। तापसी नाटक करती है रन्ने का और आशी के जख्मों पर अपना दावा तेजी से बढ़ते हुए बोलती है कि अगर तुम्हें मेरे और आदर्श रिश्ता पसंद नहीं तो मैं पीछे है जाऊंगी।
मगर प्लीज तुम ऐसे सबके साथ मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा यह व्यवहार। प्लीज अगर तुम चाहती हो तो मैं वापस यहाँ से चली जाऊंगी हमेशा के लिए इस बार। आशी के हाथों में दर्द होता है और वह तापसी से कहती है, उसको अपना हाथ छुड़ाने हुए कहती है, प्लीज आप मेरा हाथ छोड़ो, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी, मुझे अभी जाना है। मैं बोला ना, मैं आपके बाद में बात करूंगी। तापसी अपने हाथों का दबाव आशी के हाथों पर और तेज कर देती है, जिससे आशिक को दर्द होता है। वहां को छुड़ाने के लिए तापसी को धक्का दे देती है। वही सब आशिक को तापसी को धक्का हुआ देखे हैं तो सब सब्जी के पास जाते हैं उसे उठाने के लिए। उसे बस हल्की से खरोच आई होती है, मगर वह नाटक कैसे करती है कि जैसे बहुत बड़ी चोट लगा गई। सुनीता जी गुस्से में आती है और आशी को थप्पड़ मार देते, जिस आशी खुद के कमजोर शरीर को संभाल ले पाती और जमीन पर गिर जाती है। और आशिक के चेहरे पर इस पर एक जीतने वाली मुस्कान थी जो कोई नहीं देख पाता। आशी अपनी आंखों में आंसू लगे कभी सुनीता जी को देखते और उनके पीछे खड़े आदमी को। सुनीता जी गुस्से से चिल्लाते हुए कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तापसी के साथ ऐसे बर्ताव करने की। आशी रोती हुए कहती है, पर मैंने उन्हें अपने हाथ से हटाया था क्योंकि उन्होंने मेरा हाथ बहुत तेज पड़ा हुआ था। सुनीता जी गुस्सा करते हुए कहती है, तुम्हारी हड्डी तो नहीं टूट गई ना। तभी एक कड़क अवश्य के कान में पड़ती है जो क्या आदर्श की थी। वो कह रहा था कि तो आपकी बेटी मर तो नहीं गई ना मेरे बीवी के धक्का देने से। जो आपने मेरी बीवी पर हाथ उठाया वही सब आदर्श की बातों को सुन शौक में थे, क्योंकि कभी भी आदर्श आशी के लिए ऐसे नहीं बोलना था, ना उसके लिए खड़ा होता था, चाहे जो भी जैसा भी बर्ताव करे कोई भी। सुनीता जी गुस्से से कहती है, तुम जानती नहीं हो इसको, इसने अभी तापसी के साथ क्या किया। यह अपनी नफरत और जलन में इतनी अंधे हो गई इसलिए भी नहीं दिखता कि सामने इसकी बहन थी जिसमें इसकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान किया। आदर्श सुनीता जी के पास आते हुए सामने खड़े होते हंसते हुए, रैली अच्छा इसकी बहन ने कुर्बानी दी किस चीज की। शादी के दिन ये छोड़ कर गई किस लिए जरा बताएंगे। सुनीता जी गुस्से से बोली, और किस लिए तुम्हें पता नहीं, आशी के लिए। वो तुमसे प्यार करती थी, अपनी बहन के बारे में एक बार भी नहीं सोचा उसे जब उसके ऊपर पता चला क्या बिगड़ी। मगर ताप्ती तो ऐसी नहीं थी ना, उसने अपनी बहन की खुशी चुनी। आदर्श हंसते हुए तापसी को देखते हैं जो कि रो रही थी। आदर्श के आसपास का और एकदम कोल्डोने लगा था। वही तापसी ये देखकर अपनी माँ को देखते हुए रोती हुए कहते हैं, माँ आपसे क्यों कहा रही हो, जो भी किया मैंने अपनी बहन के लिए, उसकी खुशी के लिए, आप ऐसे नहीं कहा सकती। सुनीता जी तापसी की तब सॉफ्टवेयर में रहते हैं, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, एक बार में अपनी खुशियों को कुर्बान करने से पहले नहीं सोचा। आदर्श तापसी की तरफ देखते हैं, गुस्से से कहते हैं, हाँ इतनी कुर्बानी तो दी, अपनी खुशियों की नहीं, अपनी बहन की जिंदगी की। जितेंद्र जी कंफ्यूज होके बोल, आदर्श तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, साफ साफ कहो। आदर्श गुस्से से कहता है, अपनी यह धोखेबाज बेटी से पूछना मेरे कहने का क्या मतलब। हम सब की जिंदगी से खेलकर अब वापस क्यों आए, सबकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। जो चैन नहीं मिला तो यहां से जाने के बाद। तापसी आदर्श की बातों को समझ चुकी थी, शायद उसे सच पता चला है इसलिए वो रोती हुए, क्या है आदर्श, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे अब शादी नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेरी बहन ने किया उसकी वजह से तुम मजबूर हो। उसने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारे साथ जबरदस्ती और धोखे से रिश्ता बनाकर इस रिश्ते को मजबूरी में निभाना चाहते हो, इसलिए तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो ताकि मैं तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ जाऊं। तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ूंगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सुनीता जी गुस्से से बोली, तुम क्यों रो रही हो, अगर यह रिश्ता मजबूरी कहा तो इसे खत्म हो नहीं होगा। तुम्हारी खुशियों को मैं कहीं नहीं जाने नहीं दूंगी मेरा बच्चे इस बार। और रही बातें दिल के रिश्ते की, आदर्श और आशी के रिश्ते की, तो ये बहुत जल्द खत्म होगा, क्योंकि इसके नींव भी एक धोखे से है। तुम चिंता मत करो, हम आज ही वकील को बुलाकर इनका डिवोर्स करवा देंगे और आपका रिश्ता आदर्श बहुत जल्दी होगा। आदर्श गुस्से से बोला, आप होते कौन है मेरे और मेरी बीवी के रिश्ते को डिसाइड करने वाली। अब भूल जाएं कि मैं कभी भी अब आशी को डाइवोर्स दूंगा, खास तौर के आपकी इस धोखेबाज बेटी के लिए। तापसी की तरफ इशारा करते हुए बोला आदर्श, जो अपने ही मतलब के लिए अपनी बहन को फंसाकर चली गई, और मैं भी इतना बड़ा बेवकूफ जो इस जैसी लड़की की बातों के मानकर उसे भी गुनाहों को सजा दिया, जिसने हर वक्त मेरा साथ दिया, हर वक्त मेरी केयर। हमारा रिश्ता भले जबरदस्ती से जुड़ा, मगर उसने कभी भी आपकी बेटी की तरह मुझे धोखा देने की कोशिश नहीं की। और रही बात उसे दिन पार्टी के, उसने जो किया वह मुझे नहीं लगता गलत था। उसने अपने पति नहीं होने का हक लिया, 1 साल से उसे मेरे साथ अपने बने के लिए मजबूर किया, पहले जबरदस्ती शादी करके। जब आपकी बेटी वापस आएगी तो आप उसे मजबूर कर रहे थे कि मुझे छोड़ दे, क्यों छोड़ेंगे। इस बेटी के लिए किया ना, वो किसी की सगी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। जितेंद्र जी इस पर गुस्से से बोले, आदर्श जो भी बात है साफ साफ को, ये पहेलियां मत पूछो और भी फालतू में तापसी पर ऐसे गलत इल्जाम मत लगाओ। तो सुनाए चाहते तो सुनी, आदर्श गुस्से से बोला। फिर अपने असिस्टेंट ईशांत को बुलाया। ईशांत अपने बॉस का इशारा समझकर बोलना शुरू किया, तापसी
मैंने शादी के एक दिन पहले एक ऑडिशन दिया था मॉडलिंग के लिए, जिसमें वो सिलेक्ट हो गई। एक बड़ी फिल्म में ऑफर मिला उन्हें। जब उनकी शादी थी उन्होंने उनको इसी दिन कॉन्टैक्ट सेट करने के लिए लंदन के अथॉरिटी जहां पर इसका में ऑफिस है वहां जाना था, इसलिए उसी दिन वो कॉन्टैक्ट के लिए शादी छोड़कर गए। मगर यहां से जाने के बाद अगर वहां पर नहीं हो पाता है इनका काम, तो इसलिए इन्होंने एक झूठी कहानी बनाई और आशी मैडम के बारे में वह झूठी चिट्ठी लिखकर गई ताकि सब लोग आशी को गलत समझे और उनके बारे में ज्यादा ना सोचे। लंदन में जाने के बाद इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, मगर वो फिल्म जिनके लिए गई थी वो हिट होने की जगह फ्लॉप हो गई उनकी एक्टिंग की खराब स्किल की वजह से। इसलिए वहां के अथॉरिटी ने इसे मुआवजा मांगा, जहां पर उनके और डायरेक्टर भी कोई पैरों के बारे में बताया गया, जिससे प्रमोशन वाले दिन फिल्म को जिस दिन प्रमोशन होना था उसे दिन उनके अफेयर के चर्चे लंदन में फैल गए, जिससे अब इन्हें पूरे 200 करोड़ का मुआवजा उसे फिल्म अथॉरिटी को देना है, जिसकी वजह से यह यहाँ पर आए और उन्हें आदर्श कर के सामने वो सब झूठी कहानी बनाई। अब यहाँ से शादी के बाद जो इन्हें पैसे मिलेंगे वह वहां अथॉरिटी को पहुंचने होंगे, वह भी 1 महीने के अंदर, वरना इनको सभी जगह से ब्लैकलिस्ट के साथ करने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी फॉरवर्ड के आरोप में, धोखाधड़ी के इल्जाम में। ये सुनते ही सबको एक जोर का झटका लगा और सुनीता जी ने इस बात पर विश्वास न करते हुए कहा, ये सब जरूर आशिकी खाने पर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अगर कोई मजबूरी है तो बेटा हमें बता दो, अगर ऐसी मजबूर कर रही है तो तुम चिंता मत करो, इस रिश्ते से मैं तुम्हें आजाद कर आऊंगी किसी भी कीमत पर, मगर तुम ऐसे तापसी को बीच मजेदार में नहीं छोड़ सकते। आदर्श सुनीता जी को बात सुनते हो हंसते हो बोला, एक बात बताइए, आप आशी को कहानी से उठाकर तो नहीं? इस बार जितेंद्र जी गुस्से से बोले, अपनी जवान को लगाम दो आदर्श, क्योंकि तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो अग्रवाल फैमिली की बेटी है। आदर्श गुस्से से बोला, आप अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, पहले अगर बेटी होती तो जिन लोगों ने 1 साल में उसके साथ ऐसे दुश्मनों जैसा व्यवहार किया तो लगता तो नहीं हो आपकी बेटी है। ये सुनते ही सबके फेस पर एक गिल्ट आ जाता है कि कैसे उन्होंने आशी के साथ व्यवहार की। क्रिश किसी काम से रघुवंशी विला आया था, अचानक से उसकी तेज आवाज आती है जिसमें उसने आशी का नाम लिया था, जिसे सभी अपने होश में आकर आशी की तरफ देखते हैं तो शौक हो जाते हैं। आखिर क्यों चिल्लाया क्रिश आशी का नाम लेकर? कौन सी नई चाल चलेगी तापसी घर वालों को अपनी तरफ करने के लिए? लाइक कमेंट शेयर रिव्यू देना ना भूले। CH5 आशी की क्रिटिकल कंडीशन। क्रिश किसी काम से मेंशन आया था रघुवंशी, उसे आशी की फिक्र हो रही थी क्योंकि उसकी पर्सनल डॉक्टर ने क्रिश को फोन करते हुए पूछा था कि आज आशी अभी तक क्यों नहीं आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। तो उसने जब आशी कंडीशन के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया उसकी कंडीशन के बारे में बताने के, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन पेशेंट के मना करने पर उन्हें बताई जा सकती, इसलिए वो आशी से मिलने रघुवंशी मेंशन आया था। दोनों फैमिली आशी की हालत को देखकर घबरा जाती है। आदर्श आशी के पास आते हो उसको हाथ लगाते हुए उठाने लगता है, क्योंकि आज इस वक्त जमीन पर भी होश पड़ी हुई थी, उसके हाथ और पैरों के गांव एकदम सूज पड़े हुए थे जैसे उसमें इन्फेक्शन फैल रहा हो, और आशी के नीचे की बॉडी में से ब्लीडिंग हो रही थी। क्रिश को गुस्सा आ जाता है जब आदर्श आशी के पास आता है तो क्रिश आदर्श को गुस्से से धक्का देते हुए खुद आशी को अपनी बाहों में भर लेता है और उंगली दिखाते हो आदर्श से बोलना है, मेरी बहन से दूर रहो, आज जो भी हालत है ना उसकी वजह तुम हो रही है, तुम्हारा परिवार है। और रही बात अग्रवाल फैमिली की तो आशी के लिए पहले ही मार चुकी है। जितेंद्र जी गुस्से से, क्रिश बोलिए क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्रिश इस पर चिल्लाते हुए गुस्से से बोल, बकवास करने का मूड नहीं है मेरा, रास्ते से हथियार रहा अंदर से, मेरी बहन के आसपास आप में से किसी ने आने की कोशिश की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहते हुए क्रिश आशी को लेते हुए दरवाजे से दौड़ते हुए अपनी घर की तरफ जाता है। क्रिश का ड्राइवर क्रिश को आता देखा है तो क्रिश के लिए जल्दी से बैक डोर कर दरवाजा खोलना है। क्रिश जल्दी से आशी को पीछे सीट पर लेकर बैठ जाता है। फैमिली वाले सब एक साथ एक दूसरे की काठी में बैठ जाते हैं और आदर्श अपनी गाड़ी को लेकर खुद ड्राइव करते हुए क्रिश की गाड़ी के पीछे निकल जाता है। क्रिश ड्राइवर को गुस्से से बोलना है कि जल्दी से पास के सिटी हॉस्पिटल ले चलो। क्रिश की बातों को सुनने के बाद ड्राइवर 15 मिनट में ही हॉस्पिटल पहुंचा देता है। हॉस्पिटल पहुंचने ही कृष्णा बिना देवी के आशिक को अपनी गोद में उठाते हुए हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है और डॉक्टर को चिल्लाते हुए बोलते, डॉक्टर कहाँ हो, जल्दी आओ। वहीं वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर आता है। कुछ ही देर में एक लड़का आता है जिसकी उम्र 26 साल की थी। वो क्रिश को देखकर कहते हैं, क्रिश भाई आप और आशी को क्या हुआ? आरुष प्लीज आशी को चेक करो, उसको पता नहीं क्या हुआ। कुछ ही देर में आरुष आशिक को लेकर एक वोट के अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद भी फैमिली वाले भी वही आ जाते हैं। आदर्श आते ही क्रिश पूछता है, आशी कहाँ है? क्रिश गुस्से से कहते, अपनी गंदी दमन से मेरी बहन का नाम लेने की कोशिश मत करना आदर्श रघुवंशी। आदर्श भी गुस्से से बोला, तुम्हारी बहन थी अब वो मेरी पत्नी है।
जितेंद्र जी भी आगे आते हुए बोले, कृष आदर्श से तमीज से बात करो, वह तुमसे बड़ा है और तुम्हारा जीजा भी। मिस्टर जितेंद्र अग्रवाल, मैं आपसे बात नहीं कर रहा और ना करना चाहता हूं, और मुझे और मेरी बहन की मैटर से अब और आपका परिवार दूर रहे तो अच्छा होगा। सुनीता जी आगे आते हुए गुस्से से बोलिए, क्या तमीज से अपने पापा से बात करने की? तो कृष हंसते हुए बोला, आपकी कमी थी मिसेज अग्रवाल। सुनीता जी गुस्से से बोलिए, क्या तमीज कृष अपनी मां से बात करने की? कृष, मुझे बेहतर कौन जान सकता है कि आप कैसी मन है। आपने आज आशी के साथ वही किया जो मेरे साथ किया था ना। आप अपने आप को मां कहती है, मां ऐसी होती है जो अपने बच्चों को नर्क में धकेल देती है। मौत की जिंदगी जीने के लिए उसे बेटी को अपने मौत के मुंह में धकेल दिया, जिसके लिए आप सबसे ज्यादा मायने रखती थी। आखिर करती भी क्या आप? आपकी यह उम्मीद की जा सकती है। और आप यहाँ आए क्यों है? देखने क्यों जिंदा है या मार गई? चाहिए अपने उसे बेटी के पास जिसके लिए अपने उसकी जिंदगी नरक बना दी। आदर्श गुस्से से कृष को एक मुक्का मारते हुए कहते हैं, खबरदार जो आशी के लिए ऐसे शब्द निकाले अपने मुंह से। कृष अपने होठों से बहते हुए खून को पोस्ट में हंसते हुए कहता है, ऊप्स, ये झूठी केयर करना, नाटक करना कोई आपसे सीखे। मिस्टर रघुवंशी, आपके अंदर तो प्यार ऐसे उमड़ रहा है जैसे एक साल में अपने उसके लिए पूरी दुनिया उसके कदमों में लाकर रखते। उसकी हर दर्द की दवा, ये कहा जाए कि हर दर्द की वजह से। नज अंदर से आते हुए कहती है, प्लीज सर, आप लोग भी अपना फैमिली ड्रामा बंद कीजिए। पेशेंट की हालत क्रिटिकल और आप यहाँ पर यह ड्रामा कर रहे हैं। ऐसे पेशेंट नहीं बल्कि आपके रिलेटिव को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर को ट्रीट नहीं कर पाएंगे ऐसे शोर शराबी में। किशोर जी आगे आते हुए न से कहते हैं, सॉरी बेटा, आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगा। इन दोनों को मैं समझा दूंगा। अब चाहिए। नस के जाने के बाद आदर्श की तरफ देख किशोरी गुस्से से कहते हैं, आदर्श, तमाशा करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अगर आशी के लिए कुछ कर नहीं सकते तो यहाँ पर तमाशा मत करो। फिर किशोर जी रघुवंशी और अग्रवाल फैमिली के मेंबरों की तरफ देखकर कहते, आप लोगों को यहाँ से जाना चाहिए, वैसे भी आप लोगों को कोई काम नहीं। जितेंद्र जी आगे आते हुए हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपनी बच्ची को छोड़कर। किशोर जी कुछ कहते कि तभी अंदर से आरुष भर आता है और मास्क हटता है और कृष की तरफ देखा है तो कृष उसकी तरफ जाता है और पूछता है, मेरी बहन कैसी है आरुष? आरुष सीरियस होते हुए कृष पूछता है, आशी की शादी हो गई है क्या? कृष बोलना है, हाँ, बट किस्मती से मेरी बहन उसे इंसान से शादी की जो उसके लायक नहीं। ये सब छोड़ो, मगर तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? आरुष रेस होते हुए बोलना है कि मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आशी एक डे प्रेगनेंसी। मगर कृष थोड़ा परेशान होते बोला, मगर क्या? ऐसे सस्पेंड मत करो आरुष, जो सच है वो बताओ। मेरा दिल अपनी बहन के बारे में जानने के लिए परेशान हो रहा है। ऐसा लगा रहा है कुछ गलत है, हुआ है क्या? ज्यादा तो कुछ नहीं, बस इतना कहूंगा, उसका मैसेज गराज हो चुका है। खून ज्यादा बहाने की वजह से हम उसके बच्चे को नहीं बचा पाए और अभी हमें उसका ऑपरेशन करना होगा क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। ऐसा अगर नहीं किया तो उसकी जान जा सकती है। कृष कुछ बोलना कि आदर्श आगे आया और उससे बोला, जो तुम्हें करना हो, मगर मेरी पत्नी को सेव करो। आरुषि सुनने के बाद गुस्से से थोड़ा बोला, मिस्टर, जो भी है आप, अगर वो आपकी पत्नी होती तो आप उनके कंडीशन जाने के बाद भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, जबरदस्ती। आदर्श गुस्से से बोलो, वो मेरी पत्नी है, समझ में आए? डॉक्टर, इस मैटर से दूर रहो और खबरदार जो हमारे पति पत्नी के रिश्ते को जबरदस्ती का नाम दिया। डॉक्टर हो तो डॉक्टर रहो, वकील बनने की कोशिश मत करो। आरुष भी गुस्से से बोल, मनिंड योर लैंग्वेज मिस्टर रघुवंशी, डॉक्टर हूँ इसलिए समझा रहा हूँ। अगर अपनी लिमिट से बाहर गए ना तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि भले वो आपकी पत्नी है मगर रिश्ता पत्नी वाला नहीं बनाया आपने उसके साथ। क्या किया है अब जानते हैं, उसे रेप कहते हैं। बिना किसी के मर्जी के रिश्ते बनाने को ये नाम दिया जाता है। और अब आपको पत्नी याद आ रही है? उनके एक पर कंडीशन जाने की कोशिश की कि वह कैसी है, उनकी बॉडी, उनके दिल दिमाग पर क्या असर है। अगर वो आपकी पत्नी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले 1 साल से आपकी पत्नी मेंटल तोमर से गुजर रही है। वो गोलियां ले रही है अपने दर्द को कम करने, पेन को कम करने के लिए। साथ में उन्हें कोई दूसरी दोस्त की दवाई दी जा रही है, या तो खाने में या बिना उन्हें बताएं, क्योंकि जो दूसरी दवाई है उनकी कंडीशनर को वीक बना रहा है, जिससे उनकी जान जा सकती है। आपको ये भी नहीं पता आपकी पत्नी के साथ क्या हो रहा है। अगर उनकी हालत आगे भी ऐसी रही ना तो समझ लीजिएगा वो 1 महीने से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी। यह तो खुद अपना मेंटली स्थिति जो है वो अपने आपे से बाहर जा सके और खुद को हम कर सकती है। किसी चीज का गहरा सदमा लगा है जिसकी वजह से वह कभी कभी ओवर रिएक्टिव गलत करने लगे और आपका रहे आप उनके पति पत्नी का रिश्ता। यह क्या क्या अरिश्फा से चला जाता है। आरुष के जाने के बाद आदर्श अपने ही धुन में गमम हो जाता है कि पार्टी वाली रात कैसे आज उसके सामने हाथ पैर जोड़कर ब्लैक के रो रही थी, पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा आशी, तो मैं ठीक हूं ना होगा, मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगा। उसे इंसान को भी ढूंढ लूंगा जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ है, सजा दूंगा उसे और खुद को भी।
CH6 आशी की चाल। आरुष आशी की बोर्ड में जाता है तो सामने को इसके बैठे हुए स्माइल कर रहा था। आरुष घूरते हुए कहता है, तुम्हारा काम कर दिया मैंने, वो तुम्हारे लिए परेशान हो रहा और तुम यहां मुस्कुरा रहे हो। तुम्हारी कंडीशन अभी इतनी क्रिटिकल नहीं है जो ऑपरेशन किया जाए, तुम दवाया से भी ठीक हो सकती हो आशी। आशी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं तो चाहती हूं मैं कि उन्हें लोगों को पता चले मैं दवाई से ठीक हो सकती हूं, उनके सामने मेरी कंडीशनर क्रिटिकल ही रहनी चाहिए, आखिर जो मैं करना है उसके लिए वो जरूरी है। और क्या कहा तुमने, फिर मेरे लिए परेशान हो रहा है? मिया फुट अगर इतना ही परेशान हुआ ना था तो 1 साल पहले ये सब क्यों नहीं हुआ, आज ही क्यों? क्यों तुम्हें पता है उसके अंदर एक गिल्ट भरा है मैंने कि उसने अपने बच्चे को मारा है। आरुष थोड़े गुस्से से कहता है, समझना की कोशिश करती क्यों नहीं, ये सब गलत है, तुम कोई प्रेग्नेंट नहीं, फिर भी तुम नहीं झूठ बोला। ऐसे अपने आंखों को बंद कर वो दिन याद करती है जब वो प्रेगनेंसी और कैसे आदर्श की एक गलतफहमी ने उसके बच्चे को मार दिया, मगर यह वजह वो आरुष को नहीं बता सकती थी। आरुष की तरफ थोड़ी नम आंखों से आशी देखे हुए बोले, तुम्हें मेरी हालत देखकर समझ नहीं आता मेरे साथ उन लोगों ने जो किया वो सही था, तुम बताओ क्या मैं क्या गलती की थी, फिर भी सजा मिली ना, हंसती खेलते जिंदगी को मेरी तबाह कर दिया। बस इस सिचुएशन का थोड़ा सा फायदा उठाकर मैं अपनी कंडीशन को सुधार कर एक नई लाइफ शुरू करना चाहती हूँ, क्या मैं कोई गलती कर रही हूँ, तुम बताओ। अगर यह नाटक नहीं किया तो वो लोग मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे, तब मेरी कंडीशन सच में क्रिटिकल हो जाएगी, तब क्या करोगे तुम? आरुषि के पास आते हुए बोला, इसमें फिर मैं तुम्हारे साथ हूं, जो भी हेल्प चाहिए मैं करूंगा। ऐसे मुस्कुराती है, बोले तुम सच में एक भाई की तरह हो मेरे लिए, या यूं कहूं कि मेरे भाई से भी बढ़कर, उन्होंने तो मेरा साथ नहीं दिया मगर तुम दे रहे हो उनके दोस्त होते हुए भी। आरुष मुस्कुराते हुए बोला, खबरदार ऐसा कभी मत कहना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, एक भाई की तरह तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, जब भी तुम्हें जरूरत हो तब अपने इस भाई को एक आवाज देना, तुम्हारे सामने हाजिर होगा। आशी मुस्कुराते हुए बोले, यू आर द बेस्ट इन थे वर्ल्ड भाई। बस आपको एक और काम करना है जिससे सब सही तो नहीं मगर मेरे रास्ते से है तो जाएगा गलत। आरुष थोड़ा सीरियस होते हुए बोलते, क्या करना है? मैं कुछ भी करूंगा अपनी बहन के लिए। आशी आरुष को बताती है कि आपको मेरा ब्लड टेस्ट करना है और जो रिपोर्ट में आए उसे थोड़ा सा चेंज करना है। आरुष कंफ्यूज होते हुए बोलो, क्या चेंज करना है इसमें थोड़ा सा? आशी बोली, ज्यादा कुछ नहीं, आपको खाली डेट चेंज करनी है, जो दवाई मुझे देने जा रही है उसकी डेट को 6 महीने करना है। आरुष कंफ्यूज होते हुए बोला, 6 महीने क्यों? क्योंकि 6 महीने ही पहले तो तापसी भी वापस आई थी और अगर 6 महीने आएगी तो सीधा ध्यान सबका उनकी तरफ जाएगा, आखिर सबको कारण तो पता चलेगा कि वो आखिर आए क्यों, उन्होंने ऐसा क्यों किया, शक जाएगा, बीच हम बोएंगे तभी सबके मन में सवाल आएंगे, ज्यादा के नहीं मगर कुछ भी तो आएंगे जिनके वो सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कुछ तो करेंगे। आरुष मुस्कुराते बोला, मेरी मासूम बहन अब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई है। सही है, तुम्हारी मासूमियत ने जो तुमसे सही छीना था वहीं अब तुम्हारी यह सजा सबका सब कुछ ही छीन लेगी। आरुष आशिक के बाल को सलातो वाला, अब तुम आराम करो, हमें तुम्हारा ऑपरेशन भी करना है ना? आशी मुंह बनाते बोली, सच्ची का नहीं करना, सिर्फ कट लगाकर उसे पर टांके के निशान करने हैं आपको। आप मेरी किडनी तो मत निकाल लेना, समझ में आए, वरना मुझे बुरा कोई नहीं होगा। इतनी क्यूट बेबी बिना किडनी की कैसे रहेगी? आरुष बोला, मैं तुम्हारी किडनी क्यों निकलेगा, और हाँ तुम्हारे गुरुद फेफड़े किडनी लीवर सबकी रक्षा करूंगा मेरे क्यूट बेबी। आशी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ठीक है मेरे डैडी। आरुष में बोला, डैडी कब बना गया मैं तुम्हारा? आशी मुस्कुराते हुए बोली, जब मैं तुम्हारी क्यूट बेबी बन गई। आरुष आशी को मुस्कुराते हुए देखकर बोलो, तुम हमेशा ऐसी मुस्कुराते रहो मेरा क्यूट बेबी, और मैं तुम्हारी क्यूट से मुस्कुराहट को कभी जाने नहीं दूंगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे लिए जूस भेज रहा हूं और कुछ स्नैक्स का लेना, कमजोरी है, तुम्हें थोड़ी एनर्जी की जरूरत होगी क्योंकि तुम्हारी लड़ाई बहुत लंबी है बच्चे। आशी मुस्कुराते हो बोली, मैं जानती हूं मगर आप भेजो के कहां से जूस और स्नैक्स, बाहर तो सब खड़े। आरुष मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे इंटेलिजेंट बाय बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो तुम चिंता मत करो, अभी नज आएगी तुम्हें इंजेक्शन देने के लिए, ट्रॉली लेकर दवाई की इसी के नीचे बोतल में मैं जूस और स्नैक्स दे दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। आशी मुस्कुराते हुए बोली, आप भी मेरे साथ रह रहा है कि क्यूट और इंटेलिजेंट होते जा रहे हो भाई? और उसमें बनाते हुए बोला, हाँ हाँ हर बार में अपनी तारीफ करनी होती है मेरी बेबी को, और ऐसे ही करती रहनी चाहिए क्योंकि मेरा क्यूट बेबी सबसे अलग है और कीमती भी। यह कहकर आरुष आशी को लेटे हुए बाहर आता है तो सब भारी खड़े होते हैं। किशोर जी आगे आते हुए कहते हैं, आरुष बेटा आशी कैसी है, क्या हम उसे दवाई से ठीक नहीं कर सकते? ऑपरेशन करना जरूरी, अभी वो बहुत छोटी है।
उसे तकलीफ हो सकती है बेटा, और उसे आदर्श की तरफ देखते हैं, फिर किशोर जी की तरफ देखते हुए बोला ऑपरेशन से वह ठीक होगी, जिंदगी मिल जाएगी उसको। और रही बात उसके छोटे होने की, तो ऑपरेशन उसकी जान बचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो उसके साथ हुआ वह जान बचाने के लिए तो नहीं हुआ। और जब इतनी छोटी सी उम्र में ये सब उसने सहेलिया, तो एक ऑपरेशन उसका क्या कर लेगा। एक्सक्यूज मी, मुझे अभी ऑपरेशन की तैयारी करनी है, जरूरी है, अभी थोड़ी देर में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं आपको केबिन में बुलाऊंगा, तो प्लीज आप आ जाना, क्योंकि क्रिश किसी काम से गया, तो उसके अलावा मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ। किशोर जी बोले ठीक है, जो तुम्हें करना है करो, बाकी मैं देख लूंगा, अगर इससे अच्छी में भलाई है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। और हाँ, कोई भी आशिक के कमरे में जाकर सिर्फ डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं उससे अभी वो दवाई की हल्की नींद में है, अगर आप लोग गए डिस्टर्ब होगा। आदर्श को घूरते हुए वहां से चला जाता है। वहां से आरुष भाई सब घर वाले वही थे कि तभी वहां पर तापसी ए जाती है, जिसकी आंखें लाल थी, शायद वो रोई थी। सुनीता जी तापसी के पास जल्दी और कहती है तापसी बेटा, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्या है, कुछ हुआ है कि तुम्हारी आंखों को, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। तो तभी किशोर जी शक्ति से कहते हैं अपनी इस बेटी को यहां से ले जाओ, हम यहां पर कोई तमाशा नहीं जाते, आपकी बेटी की वजह से हमारी बहू बहुत सा चुकी है, अब हम नहीं चाहते कि वह इसके आसपास भी मटके। तापसी यह सुनते ही अपने गुस्से से मुठिया काश लेती है और अपनी मां की तरफ आंखों से आंसू निकलते हुए कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सुनीता जी किशोर जी की तरफ देखते हुए कहते आप मेरी बेटी के बारे में ऐसे नहीं कहा सकते, और वही बात आशी के, जो भी उसके साथ हुआ उसकी जिम्मेदार वो खुद, अपने रिश्ते को वह संभल नहीं पाए, इसमें तापसी की कोई गलती नहीं है अंकल। जितेंद्र जी आ जाए, सुनीता जी से गुस्से से कहते हैं अपनी आवाज नीचे करिए सुनीता जी, और रही बात आशी की, तो गलती आपकी है ना कि आशी की। हर बार तापसी का पक्ष लेना जरूरी नहीं है, आपका तापसी की जिंदगी संवारने के चक्कर में आप आशी को भूल गए, ये सब आपकी वजह से हुआ है। सुनीता जी इस बार थोड़ा रिंगटोन में बोली, आप हर बार आशिक अभी पक्ष लेना बंद कर सकते हैं। तापसी दिखते नहीं आपको कैसे बाहर रही, सब आशिक की वजह से हुआ, आशिक की वजह से हर बार हम तापसी को नजरअंदाज करते रहा, आशिक की वजह से हर बार हम तापसी को नजरअंदाज करते, हर बार उसकी चीजों को आशी को देते रहे। क्रिश जो वहां पर आ रहा था अपनी मां की बातों को सुन गुस्से से बोला ऐसा क्या दिया आपने, मुझे भी तो समझाए आप जरा। मैसेज अग्रवाल, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, इस उम्र में उम्र हो गई होगी तो ज्यादा जोर डालेंगे, पता चले बाकी के यादशत भी भूल जाए, फिर कोई इल्जाम लगा दे मेरी बहन। अच्छा तो मैं अकाउंट बताऊंगा, आप अकाउंट करना, पहले आशी ने चला था ना, तब शीशे में वो मैं बताता आपको एक एक करके। हाँ, तापसी से उसके बर्थडे पर उसकी डॉल चीनी थी, तो आप ही नहीं कहा था दोनों बहनें हैं तो शेयर करें, या आशी ने छीना। आशी बिना वजह ही तापसी के किसी मूवमेंट या स्कूल के किसी फंक्शन में आपको लेकर जाती थी। ये जब उसे पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना था तब इसी ने ही तो तापसी का मौका छनन के खुद अकेले बाहर पढ़ने चुना था ना। या जब पढ़ाई करने के बाद आशी आई थी तो इस नहीं तबा, जब पढ़ाई करने के बाद आशी आई थी तो इस नहीं तबसी से उसकी फेवरेट चीज मांगी, उसके अंदर ना प्रतीत, अभी तो इसी ने तो धक्का दिया था ना तापसी को। मॉडल बनने का सपना भी आशी का था, आदर्श शादी करने का फैसला भी आशिक था, और भागने का भी आशिक था, और फंसा के झूठे बहाने बनाकर जाने का आशी ने कहा था ना। सुनीता जी क्रिश की बातों को सुन गुस्से से कहती है ये क्या बकवास कर जा रहे हो। क्रिश गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है शर्ट आप। मैसेज अग्रवाल, बेवकूफी और बदमाशी की भी एक हद होती है जो आपने पर कर रखी है, और अपने आप को है ना यह माँ कहना बंद कर दीजिए, आप माँ के कहलाने के लायक नहीं है। तभी वहां नज आती और कहती है डॉक्टर ने आप लोगों को केबिन में बुलाया, उन्हें बात करनी है पेशेंट की रिपोर्ट के बारे में। CH7 आयुष के केबिन में आदर्श, किशोर, जितेंद्र। नर्स के बुलाने पर किशोर जी उसे वहां से भेजना के बाद सबकी तरफ देखते हुए बोलते हैं यहां पर आप लोगों की जरूरत नहीं, आप लोग यहां से जा सकते हैं। तो क्रिश बोलना है कि हाँ आप लोग जा सकते हैं, मैं और दादाजी हैं यहां पर अपनी बहन का ख्याल रखना के लिए। तो जितेंद्र जी बोलते हैं बहुत हो गया तुम्हारा, इतनी देर से सन्न रहे, मानते हमसे गलती हुई, मगर है वो हमारी बेटी, समझ में आए तुम्हें। किशोर जी जितेंद्र जी की बातों को सुन कहते हैं ठीक है, हम आपका हक तो नहीं छीन सकते, मगर आप लोग यहाँ शांति से रह सकते हैं तो रही है, और बाकी सबको यहाँ से भेज दीजिए, इतने लोगों का हॉस्पिटल में रुकना सही नहीं है। जितेंद्र जी अपने घर वालों की तरफ देखते हुए बोलते आप लोग भी चले जाइए, मैं यहाँ पर हूँ और क्रिश भी है, बाकी किसी को रुकने की हर जरूरत नहीं है। तो सुनीता जी बोलते हैं ठीक है, हमें वैसे भी नहीं रुकना था, तापसी की तबीयत भी ठीक नहीं है। क्रिश उन्हें टोंट मारते हुए कहता है आपसे उम्मीद भी क्या जा सकती है। सुमित्रा जी गुस्से से कहती हमें और किसी से उम्मीद नहीं है, सिर्फ अपने बच्चों के अलावा। क्रिश हंसते हुए कहते हैं आपके तो सिर्फ 3 बच्चे हैं, 2 आप कचरा में से उठाकर लाई थी। ये कहकर क्रिश आयुष के केबिन की तरफ चले जाता है, बाकी तीनों भी उसके पीछे चले जाते हैं क्योंकि अभी उनके लिए आशी जरूरी थी।
वही तो तापसी गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी को भींच लेती है और मन में रहते नहीं 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 आदर्श, तुम वापस से आशी के पास नहीं जा सकते। इतनी मुश्किल से, इतनी जतन से, इतनी साजिशें के बाद तुम्हें अपना बनाया था, मगर इतना करने के बाद सब फेल हो रहा है, तो इस पर कुछ बड़ा करना होगा। फिर सुमित्रा जी की तरफ देखा, आपसे अपनी आंखों को थोड़ा नाम करते हुए कहती है, माँ इस बार भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा ना, सब खुशी आशी की ही नसीब में, मेरे तो झोली में खाली दर्द और दुख है। सुमित्रा जी उसको शांत करते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं आदर्श की माँ से बात करूंगी, आखिर वह मेरे इतने सालों पुरानी दोस्त है, वो जरूर मेरी बात मानेंगे और तुम्हारी शादी आदर्श से करवाएगी। ये कहकर वो तापसी को अपने साथ अग्रवाल मैंशन के लिए निकल जाती है। तापसी डेविल स्माइल करते हुए कहती है, मुझे पता है आप मेरे लिए सब कुछ करोगे, चाहे उसके लिए आशी की जिंदगी क्यों बर्बाद ना करना पड़े। आप ही तो वो मोहरा हो जिससे मैं सब कुछ अपने वश में करूंगी। आयुष के केबिन का डोर लॉक होता तो आज काम इन बोलना है, तो सामने से 3 लोग आते हुए देखे हैं, तो आयुष बोलता है, चलो लगता है अब एक्टिंग करने में आखिर अपनी बहन के बदले का सवाल जो है